नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। शुरुआत करेंगे मिड डे मील से, जिसमें सरकार के द्वारा बुधवार के दिन बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिड डे मील को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए उसे पौष्टिक आहार में तब्दील करने के उद्देश्य से बुधवार के दिन छात्रों और छात्राओं के लिए दूध की व्यवस्था की गई। प्रति छात्र 200 ग्राम दूध देने की व्यवस्था की गई है, जो कि पराग कंपनी के द्वारा सभी स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां एनजीओ के माध्यम से इस दूध को पहुंचाने की व्यवस्था हुई है। लेकिन सवाल वही है कि लगभग ₹4.25 में दूध के साथ बच्चों को इतना पौष्टिक आहार कैसे मिल पाएगा। इस बात पर जगह जगह सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल पहले दिन पराग का दूध 200 ग्राम के पैकेटों के रूप में बच्चों के पास पहुंचा, जिन्हें देखकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके अलावा अध्यापिकाओं द्वारा भी छात्र छात्राओं को कक्षाओं में जाकर दूध का वितरण किया गया, जिसके बाद छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कहा कि दूध काफी अच्छा था, लेकिन अगर आने वाले समय में इसकी क्वालिटी गिर जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस बात पर भी कुछ लोगों का कहना था कि फिलहाल अगर पैकेट में दूध आया है तो सही है, लेकिन अगर बाद में इस दूध को खुले रूप में लाया जाएगा तो इससे नुकसान हो सकता है। वीडियो फिल्म बन रही है। आज हमारे स्कूल में दूध आया है, पहली बार आया है। अच्छा लग रहा है और इसी तरह आता रहेगा तो हमारे स्कूल की प्रेजेंट भी बढ़ेगी और बच्चे भी बढ़ेंगे, बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। कैसा लगा है आज का? अच्छा लग रहा है। आज हमारे स्कूल में दूध आया है, आज हमारे स्कूल के बच्चे दूध पी रहे हैं। अच्छा लग टेस्ट कैसा है दूध का? मीठा है। अच्छा, सिर्फ आज दूध बटा है इसीलिए सिर्फ बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई है? बच्चे ज़्यादा? नहीं, बच्चे तो रोज आते हैं ज़्यादा, बट आज बच्चे ज़्यादा आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शशांक। क्या कैसा लग रहा है आज आपको दूध? आज हमें अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में दूध आया और बच्चों की थोड़ी सी 10-12 बच्चे भी बढ़े हैं और जो बच्चे नहीं आ रहे थे वो भी आ गए हैं। इससे पहले भी दूध बटाते थे? नहीं, आज पहली बार दूध आया है। कैसा टेस्ट है दूध का? मीठा है, ठंडा भी आइसक्रीम की तरह लग रही है। चाय पीते हैं, नाश्ता करके आते हैं, फिर स्कूल में आते हैं। हम आज दूध बना है, दूध का टेस्ट बढ़िया लगा, आइसक्रीम की तरह लगा है। ऐसे दूध आता रहेगा तो बच्चे की संख्या बढ़ती रहेगी। काफी दिन से इस योजना का प्रचार किया जा रहा था, जो कि महानगर के सभी क्षेत्रों में इस बात का पता लग गया कि बुधवार के दिन प्रति छात्र दूध की व्यवस्था की जाएगी, जिसे देखते हुए अन्य दिनों के मुकाबले बच्चों की संख्या भी अधिक दिखाई दी, जिसे देखकर एनजीओ के संचालक भी एक बार को हैरत में पड़ गए कि जहां 50 बच्चे आते थे, आज वहां 150 बच्चे कैसे हो गए हैं। आज दूध हमारे स्कूल में पहली बार आया और पहली बार आया तो बच्चों में भी उत्सुकता थी दूध पीने की। तो इन्होंने हमें दूध जो है परसों की संख्या के आधार पर दिया था, लेकिन हमारे बच्चे आज ज़्यादा थे। हमने बहुत उनसे कहा कि दूध हमारे बच्चे रह जाएंगे 10 बच्चे, लेकिन उन्होंने नहीं माना, कम दूध देके गए। हमने वो थैली बच्चों को बांटी, बच्चों ने बड़े आराम से उस दूध को पिया और हमने उनसे पूछा कैसा लगा, तो बोले मैडम बहुत अच्छा लगा दूध। तो हमने कहा अच्छा है, और उन्होंने ये कहा मैडम अगर दूध ऐसे ही आता रहेगा तो हम घर से सुबह आते हैं, कुछ खाना भी नहीं खा के आते हैं, अगर हमें दूध मिल जाता है तो हमें कुछ सहारा हो जाता है। और इसी तरह से खाना भी अगर आए, खाना जो है दलिया बहुत कम खाते हैं बच्चे, नहीं खाते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, तो वो ज़्यादा खाते हैं। तो मेरी आपसे यही है कि बच्चों को ध्यान रख के, बच्चों की संख्या का ध्यान रख के बच्चों को अनुसार ही दूध देना चाहिए, ना कि जिन बच्चों को अगर नहीं मिलेगा तो वो हमसे लड़ेंगे। गौरतलब बात यह है कि कुछ ही दिनों में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये राजनीतिक दृष्टिकोण से नया पैंतरा खेला जा रहा हो कि आने वाले समय में लोगों को इसी के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करके वोट को हथियाया जाए। अगर ये ऐसा है तो इस योजना को ज़्यादा दिन चला पाएगी सरकार, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता और इकरार भी नहीं किया जा सकता। अगर ये योजना लंबे समय तक चली तो ये सरकार पर अतिरिक्त खर्चा भी साबित हो सकता है।
प्राथमिक स्कूलों में जहां अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई, लेकिन इन्हीं स्कूलों में सफाई कर्मचारी न होने की वजह से बच्चों को काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा जहां एक तरफ पौष्टिक आहार के रूप में दूध की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए की गई, तो वहीं अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट नजर आ रही हैं। भयंकर गर्मी के दौरान भी छात्र छात्राओं को बिजली का पंखा तक नसीब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं पसीने में तर होकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं अध्यापकों का कहना है कि ये व्यवस्थाएं विभागीय तौर पर की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक विभाग के द्वारा नहीं की गई है। अगर इस बात को ध्यान से लिया जाए तो इस जगह दूध के अलावा यहाँ पर बिजली, पानी, सफाई आदि की व्यवस्थाएं की जाती तो शायद यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ मूल रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अभाव में छात्र संख्या कम हो जाती है। अध्यापिकाओं ने बताया कि यहाँ पर इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष छात्र संख्या में कमी आई है, जो भविष्य में इसे प्रभावित कर सकती है। देखो, स्कूल की परेशानी तो हमें जो है स्कूल में सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी चाहिए, जिसमें स्कूल में लाइट भी नहीं है, उसमें भी बच्चों को परेशानी, हमें परेशानी, सभी प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, जिस तरीके स्कूल की सफाई किस तरह से कराई जाती है? स्कूल की सफाई जो है, जैसे कमरों की सफाई है, ऑफिस, पूरे प्रांगण की सफाई, स्कूल की सफाई पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें भी एक कर्मचारी यहाँ लगा होगा तो समय टाइम से स्कूल अपना खोले, सफाई करे। अब कैसे होती है? अब तो जो है हम बच्चों के द्वारा ही करवाते हैं। तो इसकी क्या मुख्य वजह मानी जाए कि परिजन भी अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं? गार्जियंस, अभिभावक कहते भी हैं बहुत से कि जो है बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, सफाई की जा रही है जी, लेकिन यह है कि मजबूरी है हमारे साथ भी, क्योंकि सफाई के लिए कोई ऊपर से पैसे की व्यवस्था तो है नहीं, सफाई के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, इसकी कभी शिकायत की जाती है या मांग की जाती है? शिकायत क्या, ये तो आप सभी जानते हैं कि अधिकारियों को, सब लोगों को पता है कि इन बेसिक स्कूलों की क्या स्थिति है, इस बारे में सभी परिचित हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जहां एक तरफ बच्चों को पौष्टिक आहार देने की पहल की गई, तो वहीं इन्हीं स्कूलों में से एक झांझनपुर के प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल तक नहीं है, जिसके कारण तमाम जानवर आकर इसके स्थानों को गंदा करते रहते हैं। तो वहीं कुछ लोगों द्वारा यहां पर चोरी की वारदातों को भी अंजाम दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाकर सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया जा रहा है, जिसे सराहनीय कार्य कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लखनऊ से चलने वाली योजनाएं मुरादाबाद तक आते आते पता नहीं कहां गायब हो जाती हैं। आज तक किसी को इस बात का पता नहीं लग सका। लेकिन अगर बात झांझनपुर के प्राथमिक विद्यालय की करें तो यहाँ पर सिर्फ पुताई के माध्यम से ही स्कूल को चाक चौबंद बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लेंटर का सीमेंट आए दिन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अध्यापिकाओं द्वारा बताया गया कि जब भी इस प्रकार का कोई कार्य हुआ है उस समय बच्चे अथवा स्टाफ स्कूल में नहीं था। इसके अलावा अगर बात यहाँ के रखवाली की करें तो इस विद्यालय के चारों तरफ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ आने से चोरों एवं अन्य लोगों को रोका जा सके, जिसके लिए बाउंड्री वॉल की मांग भी कई बार विद्यालय स्टाफ द्वारा अपने विभाग से की गई, लेकिन आज तक उसका कोई भी फायदा यहाँ दिखाई नहीं दिया। और तो और यहाँ पर बने शौचालय के टैंक से भी लोग पत्थर उठाकर ले गए, जो कि विभाग द्वारा आज तक नहीं लगवाए गए, जिसके कारण हो सकता है कि कोई बच्चा इसमें गिर जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा आरोप शिक्षक अथवा शिक्षिकाओं पर आएगा। मेन समस्या देखिए, स्कूलों में तो वैसे शिक्षा का स्तर तो काफ़ी अच्छा है हमारे स्कूलों में। सभी अध्यापकगण अपनी पूर्ण जो है अपने सारे प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा प्रदान करी जाए, निरंतर प्रयास करते हैं।
और संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हम लोग भी मीटिंग रखते हैं। उसमें शिक्षा का स्तर और अच्छा बनाने के लिए शिक्षकों को जो है अपने साथी अध्यापकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसे ना बिजली की व्यवस्था रहती है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसके साथ में ना सफाई की व्यवस्था रहती है, सफाई के लिए जो मेन प्रॉब्लम एक तो यहाँ आती है साथी संख्या कम होने में कि यहाँ पे फूड क्लास कर्मचारी नहीं है। क्योंकि बच्चों को जैसे जिन विद्यालयों में एनजीओ से खाना आता है वहाँ पे खाने के बर्तन भी बच्चों को साफ करने पड़ते हैं। गांव में तो ग्रामीण में जहाँ पे रसोईया बनाती है तो रसोईया कर लेती है, लेकिन यहाँ नगर क्षेत्र में बच्चे बर्तन साफ करते हैं। जो टीचर, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जब देखते हैं कि हमारे बच्चों को काम करना पड़ता है, वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाना पसंद करते। और दूसरी यहाँ पे फर्नीचर की समस्या है, यहाँ फर्नीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में फर्नीचर मिलता है तो यहाँ से हटा के अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर होता है। और यहाँ पे वही नीचे बच्चों को फर्श पे टाट पट्टी पे बिछा के बैठना पड़ता है। पुराने अंग्रेजों के ज़माने से यही परंपरा चली आ रही है। बिजली की लाइट को देखा जाए तो लाइट की समस्या है। लाइट सब स्कूलों में नहीं है, कहीं पे लाइट है, पर अधिकतर स्कूलों में, विद्यालयों में, ग्रामीण में भी और नगर में भी लाइट की सुविधा नहीं है। इसकी बच्चों को बैठना पड़ता है। बच्चों की कमी स्ट्रेंथ को देखकर ये स्ट्रेंथ इस वजह से भी कम रहती है क्योंकि फर्नीचर नहीं है, फूड क्लास कर्मचारी नहीं है, लाइट की सुविधा यहाँ पे नहीं होती है। और दूसरी समस्या टीचरों के सामने भी आती है जब अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, जैसे कि BLO है या फिर ऐसी जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, अध्यापक उसको करने के लिए ड्यूटी करने जाते हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़े स्तर पर उससे प्रभावित होती है। बट अगर अध्यापक बाहर का काम करेगा, बाहर की ड्यूटी करेगा तो फिर मतलब स्कूल में जो है बच्चों की पढ़ाई उस पर असर पड़ेगा ही। तो अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। अपनी कोई समस्या लेकर एप्लीकेशन लगाते हैं दफ्तर में तो उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए क्योंकि वो टाइम पे नहीं होता है, इसलिए अध्यापक को बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसमें ऑफिस अधिकारियों को दफ्तर में नहीं रहो तो दिक्कत होती है और बच्चों की पढ़ाई पे भी असर होता है। इनर व्हील क्लब सिविल लाइन की तरफ से बनबटागंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में ड्रेस का वितरण किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर बनबटागंज में बुधवार को इनर व्हील क्लब सिविल लाइन द्वारा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सामग्री का वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत पुस्तक, कॉपी, यूनिफॉर्म आदि वितरित की गई तथा बच्चों को फीस भी दी गई। आयोजित प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आशा सिंह भी रहीं। इस कार्यक्रम में कमलेश गोयल, सोनल भाटिया, सुनीता भदौरिया, नीलम बंसल, इंदु सिंघल, नीलम अग्रवाल, श्वेता भूमिका, पूनम रस्तोगी, सुभी रस्तोगी, सुनीता गुप्ता, प्रतिका अग्रवाल, आरती बिल्टोरिया, सुगंधा कपूर आदि मौजूद रहीं। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष रीना गोयल ने कहा कि क्लब के द्वारा हमेशा ही इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और आगे भी इस प्रकार के कार्य किए जाने की क्लब की तमाम योजनाएं हैं। रीना गोयल ने कहा कि बच्चों की शिक्षा देश का भविष्य बनाती है, जिसके बाद यदि कोई भी बच्चा अशिक्षित रहता है तो देश का विकास खतरे में पड़ जाएगा। क्लब की अन्य सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार के कार्य करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है, तो वहीं शिक्षा के प्रति बच्चों को मदद करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। यहाँ पे इनर व्हील क्लब सिविल लाइन्स के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में हमें स्टेशनरी का वितरण किया है, जिसमें हमने कॉपी, बुक्स, बच्चों की यूनिफॉर्म है, बच्चों की फीस भी दी गई है और क्या पर्पस है, ड्रेसिंग दी गई है। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस हमारा ये है कि हमने जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी फीस जमा नहीं कर सकते या यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, उनकी बहुत पुरानी हो गई है, गंदी सी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आ रहे हैं, तो उनके लिए, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के लिए भी हमने व्यवस्था करी हुई है। क्या कहेंगे, और भी क्लब हैं या और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इसी तरह से हमारा क्लब आगे भी इसी तरह से समाज सेवा का कार्य करता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी सेवा इसी तरह आगे देते हैं। बिलारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भी पूरी तरह से बदहाली का शिकार हैं। यहाँ पर सफाई कर्मियों के साथ ही अन्य स्टाफ की कमी होने के कारण बच्चों को सफाई तक करनी पड़ती है। माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए जहां उसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में कीचड़ का अंबार मिलता है। जिन हाथों में कॉपी और किताबें देकर बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करके जैसे तैसे माता पिता उसे स्कूल का दरवाज़ा दिखाते हैं, तो वहीं स्कूल के अंदर जाते ही उन्हें
झाड़ू पकड़ा दी जाती है। जी हाँ, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये बिलारी क्षेत्र का है, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन आज ये यहाँ झाड़ू लेकर विद्यालय की सफाई कर रहे हैं। क्या इसी तरह से देश का भविष्य आगे के लिए तैयार किया जा रहा है? ऐसा लगता है मानो शिक्षा के कुछ दलालों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार को अपने मंसूबों में कामयाब ना होने देने की ठान ली गई है, जिसका उदाहरण आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन अब इन्हें झाड़ू लगानी पड़ रही है। इसे देखकर शायद इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गाँव का नाम बताओ। अच्छा, ये टीचर नहीं आई है अभी आपके? किस टाइम आते हैं? कितने बजे का स्कूल है आपका? 8 बजे। अच्छा, झाड़ू खुद को लगानी पड़ती है आपको? कोई और नहीं करता सफाई यहाँ की? लगा। कब आते हैं सफाई वाले? सुखपाल जी। अच्छा, क्या है आप इस स्कूल में? मैं स्कूल परिचारक हूँ। अच्छा, किस समय का स्कूल है ये? 8 से 12। अच्छा, आज अब अभी तक कोई टीचर आपके मिले? आ रहे हैं टीचर सब। कौन? इस समय क्या टाइम हो रहा है? 8:24 हो रहा है। अच्छा, और बच्चे यहाँ पे? बच्चे भी आ रहे हैं। खाने की व्यवस्था है? खाने प्राइमरी से आता है सर। डेली आता है? क्या बनता है? खिचड़ी बनती है रोज़? कई दिन से बनना रही है, अभी नहीं बन रही है। हाँ, कभी ऐसे एक आध दिन बन जाती है तो एक आध दिन ना बनती है। अच्छा, टीचर कितने हैं यहाँ पे? 2। हेड कौन है यहाँ पे? सलीम हुसैन। रोज आते हैं? इस समय आज लेट हो गया था और दिन कब आते हैं? सलीम हुसैन तो कभी आते ही नहीं है। और कितने टीचर हैं? इसमें 2 टीचर हैं। तो दूसरे आते हैं? प्रवीण कुमार वो आते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं फिर यहाँ पे? वो अच्छा पढ़ाते हैं। बिलारी क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। चाहे सरकार शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने के लिए लाख दावे कर रही हो, लेकिन अध्यापक शिक्षा विभाग की पोल खोल रहे हैं। ना तो स्कूलों में अध्यापक उपस्थित मिलते हैं, ना ही बच्चे। तो कैसे पूरा होगा सर्व शिक्षा अभियान का सपना? इस बात पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्र के गांव सिहारी नंदा के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। बुधवार की सुबह 8:30 बजे तक ना तो कोई प्रभारी उपस्थित मिला और ना ही कोई अध्यापक। स्कूल में सिर्फ 10 बच्चे उपस्थित थे जो स्वयं ही झाड़ू लगा रहे थे। सफाई व्यवस्था के नाम पर स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ था। जूनियर स्कूल में चपरासी सुखलाल उपस्थित मिला, लेकिन कोई अध्यापक और ना कोई बच्चा मौजूद पाया गया। अभिभावकों ने बताया कि यहाँ कोई अध्यापक आता ही नहीं है। बताया कि यहाँ के प्रभारी सलीम हुसैन तो कभी कभी यहाँ घूमने की नीयत से आते हैं। प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर में भी मिड डे मील चूल्हे पर बनता मिला। इसे देखा जाए तो पूरी तरह से सरकार के नियमों और सरकार की योजनाओं का बिलारी क्षेत्र का शिक्षा विभाग पूरी तरह से सरकार को ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है, तो वहीं जिला स्तरीय अधिकारी भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ जांच का बहाना बना दिया जाता है। इसके अलावा जांच पूरी कब होती है, जांच कौन करता है, इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं होता। में क्या बनाओगी पता है तुम्हें? पता नहीं, बस ठीक। तो पता नहीं है आपको? ना, आपको मेनू चार्ट याद नहीं है किस दिन क्या बनाना है? कर रही है ना वो। अब जो मिल जाए वही बना दो। बिल्कुल। अच्छा, कल क्या बनाया? कल हमने बनाया और परसों दाल। रसोईया को मिड डे मील का मेनू पता नहीं। इसीलिए क्या आपको क्या किस पद पर जाना है? क्या स्कूल का क्या नाम है? गांधी विद्यालय धर्मपुर कला। कितने टीचर हैं आपके? 3। क्या क्या नाम है? एक भामा सैनी, एक सहाना बेगम। और आप? हेड कौन है? भामा सैनी। आज कहाँ पर हैं? सर एक भामा सैनी आ रही हूँ, वो सहाना मैडम के पापा की तबीयत खराब है, शायद वो मेडिकल पे गई। कितने बजे तक आ जाते हैं लोग रोज? सर 9 बजे तक आ जाते हैं। 9 बजे तक। टाइमिंग क्या है स्कूल की? 8 से कितना? 12। अच्छा, खाना मिलता है बच्चों को? जी मेनू के हिसाब से मिलता है? जी सर। आज क्या बन रहा है? आज दूध आया है और दाल चावल लिखा है। अच्छा, गैस कनेक्शन है? सब यहाँ पे
आजकल नहीं। चूल्हे पे बनता है। कितने बच्चे हैं कुल? 158 है। कितने % हैं आज? पर अभी तो थोड़े से बच्चे यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह अपना वर्चस्व कायम करने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पर प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारियों ने बूथ स्तर पर कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता नहीं होगा तब तक चुनाव में उतरना खतरे से खाली नहीं है। अगर यहां पर चुनाव में पूरी मजबूती के साथ आना है तो हर बूथ पर अपना कार्यकर्ता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की जान होता है। पार्टी की नीति को पहुंचाने के लिए जनता तक पार्टी के कार्यकर्ता का पहुंचना सबसे जरूरी है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, बूथ की कमेटियां बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस दौरान बरेली के साथ ही मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर आदि के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिए गए कि वो ब्लॉक वाइज और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से कमेटियों का गठन करें, जिसमें सभी पदाधिकारी पूरी तरह से ईमानदार और सक्षम होने चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी की बात को जनता तक पहुंचा सकें, जिसका फायदा विधानसभा के चुनाव में पार्टी को मिल सकता है। कार्यकारिणी में सदस्य पूर्व में दिनांक का निर्धारण इस समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रकाशित किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी को शीघ्र गठित किया जाएगा। अपने संगठन निर्माण में लगी हुई है और इस संगठन निर्माण में हमने 4 चरणों में संगठन निर्माण को बनाने की कोशिश की है। प्रथम चरण जिला स्तर पर संपूर्ण इकाइयों को गठन 15 दिन में कर दिया जाए। उन 15 दिन में जो मेन कमेटी आम आदमी पार्टी की है उसकी कार्यकारिणी प्लस जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे होते हैं इसके सहयोगी कार्यकारिणियाँ, जिसमें यूथ, महिला शक्ति और छात्र परिषद, इन सभी तीनों, और किसान परिषद, मजदूर परिषद, इन सभी का गठन के हेतु कार्यकर्ताओं को 15 दिन का समय दिया है। इन 15 दिन में हम इन सभी जिला कार्यकारिणी के गठन को संपूर्ण कर लेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक हो जाएगी 15 दिन बाद। नेक्स्ट चरण हमारा होगा विधानसभा का। उसके बाद विधानसभा वाइज कार्यकारिणी का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा कार्यकारिणी का निर्माण के लिए फिर 15 दिन का समय कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। कार्यकर्ता हर विधानसभा तक पहुँचेंगे और विधानसभा वाइज कार्यकारिणी का गठन करके उसके 15 दिन बाद उसकी फिर पुनः समीक्षा बैठक होगी। जो कुछ कमियां होंगी उनको 1-2 दिन का समय फिर दिया जाएगा और उसको एक परिपूर्ण रूप दे दिया जाएगा। तत्पश्चात हम ब्लॉक वाइज कमेटियों को गठन करने का पीरियड उठाएंगे। ब्लॉक वाइज के लिए फिर 15 दिन का हम समय देंगे कार्यकर्ताओं को। 15 दिन में उन ब्लॉक वाइज कमेटियों का गठन किया जाएगा। उसके बाद गाँव में जा कर के ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन में हम बूथ पर कार्यकर्ता 10 बूथ, एक बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं का आवाज़ लेकर के बूथ तक पहुँचेंगे। इस तरीके की तैयारियों को लेकर क्या टारगेट रहेगा आम आदमी पार्टी का आगे? आगे टारगेट अभी कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य मात्र केवल संगठन निर्माण बूथ तक पहुँचना है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी जनता में पकड़ नहीं बना पा रही। नहीं, ऐसा नहीं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जनता में पकड़ बहुत है, जनता पसंद कर रही है, लेकिन वर्कर्स की हमारे पास कमी है। और वर्कर्स कमी के लिए पूर्ण करने के लिए जो हमने सर्वे किया है कि बूथ स्तर तक, क्योंकि जनता वोटर काम नहीं करता है कभी। वोटर केवल आपको वोट दे सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि वोट पड़वा दे, कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन हर पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता हमारे पास जिला स्तर पर कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर हम तैयार कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर तैयार कर रहे हैं, बूथ स्तर पर तैयार कर रहे हैं। जिस दिन हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार हो जाएगा, पब्लिक को हम बता देंगे कि अब हमारे पास कार्यकर्ता पूर्ण तो तैयार है आपकी सेवा के लिए। पब्लिक की सेवा के लिए कार्यकर्ता होता है, ना कि कार्यकर्ता संगठन का काम करते हैं। यूपी में अपने मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के लिए? अभी हम चुनाव की सर बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी ना मुद्दे की बात कर रहे हैं,
हमारा केवल एक लक्ष्य है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ वर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए जनता में पकड़ नहीं है, उसके बाद में आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो इस टाइम पर दिन पे दिन कोई ना कोई आरोप लग रहे हैं, विधायकों पर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद जनता कहीं ना कहीं दूसरी निगाह से देखने को मजबूर है। क्या देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं काम करता हूँ तो आरोप तुम पे लगेंगे, और आम आदमी पार्टी एक नई तरीके की राजनीति लेकर चल रही है। आप दिल्ली में जाकर देखिए जनता कितनी खुश है। वहाँ पर मोहल्ले के जो कार्य हो रहे हैं वो मोहल्ले वालों से पूछ कर होते हैं। अभी आपने कल का पेपर पढ़ा होगा, जहाँ अमेरिका, रूस सब ने तारीफ की है कि बजट आपने जो बनाया है उसका फंडा हमें भी दे दीजिए। वो बजट जनता से पूछ कर बनाया है। एक दूसरा आपने कार्य देखा होगा, मोहल्ले में एक अस्पताल, मोहल्ला अस्पताल की नियुक्ति की गई है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने? मोहल्ला अस्पताल में जो डॉक्टर, MBBS, MS सर्जन अपॉइंट किया जाएगा वो मोहल्ले वालों की संतुष्टि से किया जाएगा, अच्छी सैलरी पे किया जाएगा। उसको सैलरी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, MBBS है, उसको सैलरी उतनी ही दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के नियम और कानून है। लेकिन उसको चलाने वाला मोहल्ला होगा। मोहल्ले वाले अगर संतुष्ट होंगे तो उसकी सैलरी मोहल्ले वाले ही रिलीज करेंगे। इस प्रकार से हम मोहल्ले में मोहल्ले के अनुसार कार्य शुरू करने जा रहे हैं और मोहल्ले वालों को सौंपते जा रहे हैं। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप नेताओं पर, विधायकों पर लगे, वो अलग बात है, लेकिन क्या यूपी में ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया जाएगा जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हों या लगे आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल नया चेहरा है, नई पार्टी है, नया संगठन है और लोग इससे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम नहीं जानते व्यक्ति कैसा है जी। हम अच्छे चेहरे को देख रहे हैं, अच्छे कपड़े देख रहे हैं, लेकिन जब उसको देखते हैं कि कारनामे उसके सही नहीं है, उसको निकाल बाहर कर देते हैं। इसके लिए हमने प्रक्रिया तय की हैं। उसकी सारे जन्मपत्र, उसके सारा बायोडाटा लेते हैं, उसकी पैथली बैकग्राउंड लेते हैं। उस बैकग्राउंड में अब इतना तो हम इंक्वायरी नहीं, राजनीति में इतनी इंक्वायरी तो नहीं कर सकते कि जैसे कि आप कोई नौकरी सेना में देने जा रहे हैं तो सेना की नौकरी वाले इंक्वायरी करते हैं। राजनीति में अंगूठा टेक व्यक्ति को आपने परमिशन दे रखी है इलेक्शन लड़ने की। जब अंगूठा टेक व्यक्ति MP MLA बन सकता है तो हम तो केवल उससे सार्वजनिक रूप से घोषणा पत्र ले लेते हैं। कभी आपने क्या किया है कि एजुकेशन को भर देता, मैंने कर लिया, मान लेते हैं वही दुनिया में कर लिया हुआ। हम उसकी डिग्री नहीं देखना चाहते। डिग्री हम क्यों देंगे? हम पावर भी नहीं डिग्री देखने की। हम उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, हम उसको सैलरी नहीं दे रहे, तो हमें उसकी डिग्री देखने का कोई जबरदस्ती भी नहीं। इनर व्हील क्लब सिविल लाइन की तरफ से एक भजन संध्या का आयोजन बर्तन बाजार में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पुरुषोत्तम मास के चलते धार्मिक अनुष्ठानों के तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें एक और बढ़ोतरी उस समय हुई जब इनर व्हील क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन की तरफ से पुरुषोत्तम मास की 14 पर बर्तन बाजार स्थित चौराहा वाली गली के शिवाला मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा सुंदर सुंदर भजनों का गायन किया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में शिव महाराज, मां शेरोवाली तथा अन्य देवी देवताओं के भजनों का गायन किया गया। भजनों से मंदिर प्रांगण में भक्ति रस की तमाम फुहारें उड़ी, जिनमें सभी लोग तल्लीन हो गए। भजन संध्या के बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्षा रीना गोयल, सचिव पूनम रस्तोगी, कंचन अग्रवाल, शुभी रस्तोगी, आरती विल्टोरिया, स्वीटी रस्तोगी, चंद्र किरण रस्तोगी के साथ ही अन्य महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष रहने के अलावा अन्य कमेटियों के पदाधिकारी रहे देशराज शर्मा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है, जिस पर कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की है।
मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री द्वारा प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। प्रदेश के संगठन मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। संगठन मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने देशराज शर्मा को बधाइयां दी तो वहीं हाईकमान का भी आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश संगठन मंत्री देशराज शर्मा ने अभी तक से वार्ता की और हाईकमान द्वारा दिए गए पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया और आगे भी हाईकमान के निर्देशों का पालन किया जाता रहेगा, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई निर्मल खत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए हाई कमान की संस्तुति के आधार पर मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन मंत्री बनाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें ये विश्वास दिला देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने जो दायित्व मुझे सौंपा है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का अध्यक्ष रहा। मैंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से हर गांव-गांव में जाकर कांग्रेस का अलख जगाया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी की नीतियों का जन जन तक जाकर प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने जो दायित्व मुझे सौंपे मैंने बखूबी उन दायित्वों को निभाया। मैंने जब अध्यक्ष के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी में बैठकर रोजाना मैं जन समस्याओं को सुनता था और उन जन समस्याओं को सुनने के बाद समस्त प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे वो पुलिस अधिकारी हों उन समस्याओं को समाधान कराने के लिए उन अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं के समाधान कराता था और भविष्य में भी जिस जनपद का मुझे प्रभार दिया जाएगा उसमें मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की और दलितों की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें वरीयता के आधार पर प्रशासन से मिलकर उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करता रहूँगा। इसके साथ ही साथ ईद उल फितर पर का जो त्यौहार है मैं शहर की समस्त आवाम को, जिले की आवाम को अपनी ओर से, अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ईद का त्यौहार पूर्ण अमन तरीके से मने, पूरी शांति के साथ मने और मुझे आवाम की तरफ से ये विश्वास है कि जिस तरीके से ईद उल फितर का त्यौहार हर साल बड़े प्रेम पूर्वक मना है, इस साल भी ईद उल फितर का त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक सभी वर्गों के द्वारा ये मनाया जा। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी में ईद के त्योहार के मद्देनजर बिलारी के सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान ने ईदगाह का दौरा करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। आगामी ईद के त्योहार और ईद की नमाज के मद्देनजर बिलारी ईदगाह में चल रहे विकास कार्यों की सपा विधायक व नगर पालिका के प्रशासक विजय कुमार सिंह ने समीक्षा की। सपा विधायक हाजी इरफान ने कहा कि आगामी ईद उल फित्र के त्योहार पर नगर में विशेष सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। कहा कि क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना है। बताया कि ईद के दिन पूरे नगर में चूना डलवाना और पानी की भरपूर व्यवस्था करवाई जाए। इस दौरान ईओ मोहम्मद हनीफ खां, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फ़हीम, सभासद देवेश शर्मा, डॉक्टर यशवीर सिंह, मोहम्मद रफ़ी राजू, राकेश यादव, बबलू प्रधान आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। नगर बिलारी, नगर पालिका परिषद बिलारी में स्थित ऐतिहासिक ईदगाह अपना एक अलग मकाम रखती है। यहाँ के सब जनता ने, सारे क्षेत्रवासियों ने, सारे शहर के लोगों ने इसे खूबसूरत बनाने के लिए जो भी इक़दाम किए हैं मैं उनकी चाहता हूँ
और इस पैगाम के साथ कि ईद जो हमें साल भर में गिले शिकवे जो जाने अनजाने में आदमी से शिकवा शिकायत हो गई हैं, उनको भुलाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ईदगाह में गले मिलकर सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग जो ये पैगाम देते हैं कि हम उस गंगा जमनी तहज़ीब को ईद के मुबारक मौके पर कायम रखते हुए इसको मजबूती देंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और दुनिया को ये बता देना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा प्यारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान अपने जिस तहज़ीब के लिए मशहूर है वो अमली तौर पर औरों के लिए नमूना बने और हम सब मिलकर इस ईद के मुबारक मौके पर वो पैगाम दें जो कहीं भी किसी भी तरह की किसी भी संभावित बुराई को दूर करने में सार्थक मददगार। थाना बिलारी क्षेत्र के गांव सिहारी नंदा में एक व्यक्ति खेत पर काम करते समय कुइयां में गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिलारी तहसील के गांव सिहारी नंदा में मंगलवार की देर शाम खेत में हल जोत रहे किसान की कुइयां में गिर जाने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिहारी नंदा निवासी 50 वर्षीय किसान धर्मपाल मंगलवार को अपने खेत पर गेहूं बोने की तैयारी कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब धर्मपाल अपने कटरों से खेत में जुताई का कार्य कर रहा था, तभी अचानक उसके कटरे बराबर में कुइया के खेत में जाने लगे। उसी के बराबर में एक गहरी खाई भी दिखाई दे रही थी। जब कटरे खेत में घुसने का प्रयास करने लगे तो धर्मपाल उनके आगे आकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन पीछे हटने पर वह कुइया में जा गिरा। काफ़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसके शव को कुइया से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके कारण परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो उनके घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों द्वारा लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद कटरों और धर्मपाल को निकाला गया, लेकिन धर्मपाल की मौत हो जाने से पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीण मृतक परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये न टूटे, वो ये नहीं टूटे मेरी, तो मैं आया तो एकदम जी कटरा की नाक पकड़े थे और इतना को बचा रहे तो पीछे को नहीं देखा इन्होंने कि कुइया है, जुड़े भाई कटरा। फिर क्या हुआ? फिर तो गिर गई जी कुइया में। अब मैंने तुरंत आदमी आ गए, तुरंत निकालो। कटरे भी ऊपर से गिर गए? ऊपर से गिर गए कटरे। हाँ आदमी 20 आ गए एकदम लस्सा लगा के खेत। कैसे निकाला फिर? कैसे निकाला? बांध के। अच्छा, मौत मौके पे हो गई थी? गुदी बांध के कटरे के ऊपर। खत्म कैसे हुए? मौत कैसे हुई उनकी? नीचे गार में साहब, गार में नीचे तो मौके भी मर गए थे? मौत मौके भी तुरंत ही खत्म हो गए। बिलारी पहुंचे कांग्रेस के शामली विधायक का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बिलारी क्षेत्र के गांव सनाई में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी अमरपाल सिंह के आवास पर शामली के कांग्रेस विधायक पंकज मलिक का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक ने भी आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अभी से अपने अपने बूथ पर लग जाएं और कमेटियों का गठन मजबूती के साथ करें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहरा सके। भ्रष्टाचार मिटाओ और वादा निभाओ आंदोलन है। किसान बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, वादा निभाओ आंदोलन है। और इसमें हम केंद्र सरकार के मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी बिल है। और दुर्भाग्य की बात है, जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों को विश्वास में लेकर के इस बिल को लाने का काम किया था। किसानों के डेलीगेशन से मिलकर के, जनप्रतिनिधियों से मिलकर के तब ये इस बिल को लाए थे।
सिर्फ केंद्र की सरकार इस बिल को इसलिए लाना नहीं चाहती क्योंकि ये बिल जो कांग्रेस सरकार लाई थी किसानों के हित में था, और जो ये लाए हैं वो पूर्ण रूप से व्यापारियों के हित में है। व्यापारी का मतलब जो कुछ इनके दोस्त हैं जिनके पैसे से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। मोदी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो भ्रष्टाचार फैलाना। आज उनके नेताओं की स्थिति आप देख लीजिएगा, व्यापम घोटाले का मामला है। कांग्रेस ने हमेशा अगर कोई घोटाला हुआ तो उसकी जांच करा करके लोगों को दंड देने का काम किया है। भाजपा इससे पल्ला झाड़ रही है। भाजपा के सिर्फ ये काम है कि जब चुनाव आया तो ये मंचों पे चढ़ करके वादा करते फिरे कि हम 15 लाख ला करके देंगे, काला धन ला करके देंगे। आज ना काला है ना धन है, खुद वो उनके मुंह काले हो गए। और वो झूठे लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को सांप्रदायिकता के नाम का जहर घोल करके आपस में लड़ाने का काम किया, झूठ बोल करके सत्ता में आए। आज एक मैं गाँव में खड़ा हूँ, आप जानते हैं जब ये चुनाव आया था तो चुनाव में इन्होंने मंच पे चढ़ करके वायदा किया था कि किसान के अच्छे दिन आने वाले हैं, नौजवान के अच्छे दिन आने वाले हैं, मजदूर के अच्छे दिन आने वाले हैं। कहीं आए अच्छे दिन? हर मामले में इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। कहीं कोई अच्छे दिन नहीं आए। किसानों को उसकी जो जमीन के भाव का मामला था उसमें इन्होंने अपनी हठधर्मिता के चलते कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए उस बिल को बदलने का काम किया। किसान जब अपनी फसल की मांग करता है, दिल्ली में प्रदर्शन करता है, तो उसमें लाठियां बरसा करके उसकी आवाज को बंद करने का काम किया जाता है। थाना बिलारी क्षेत्र में एक बड़ी वारदात उस समय हो गई जब मोबाइल का सेल्समैन अपनी पेमेंट लेकर चंदौसी की तरफ जा रहा था, जिसे सहसपुर के पास ही कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लूट लिया और मौके से फरार हो गए। बिलारी क्षेत्र में हाईवे पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने नोकिया मोबाइल कंपनी के सेल्समैनों से तमंचे के बल पर हजारों रुपए की नकदी भरा बैग छीन लिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर सहसपुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही और दरोगा भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार चंदौसी निवासी दिनेश कुमार पुत्र राजाराम और अजय वासने नोकिया कंपनी में सेल्समैन का काम करते हैं। मंगलवार को वो दोनों बाइक से बिलारी से पेमेंट उठाने के लिए आए थे। करीब 3:45 बजे जब वो दोनों वहां से पेमेंट लेकर वापस चंदौसी जा रहे थे तो हाईवे पर इब्राहिमपुर और सहसपुर के बीच में पीछे से आए 2 बाइकों पर बैठे 4 लोग उनके आगे आ गए और नकाबपोश लोगों द्वारा उन्हें रोक लिया गया और तमंचे से गोली मारने की धमकी देते हुए पैसे और मोबाइलों से भरा हुआ बैग छीनकर गांव की तरफ फरार हो गए। सूचना पर सहसपुर पुलिस चौकी के प्रभारी दिनेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दिन दहाड़े हुई इस लूट ने पुलिस की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं नोकिया में हूँ, बसंत एंटरप्राइजेस के ऐसा। अच्छा, क्या हुआ है आज आपके साथ? मैं बिलारी से पेमेंट लेके आ रहा था। पेमेंट डेली चलते हैं हम लोग इस रोड पे। यहाँ से बिलारी से पेमेंट लेके निकले थे, 2 किलोमीटर आ गए। वहाँ पे जो है 2 गाड़ियाँ आई, बराबर से ओवरटेक करते हुए ज़बरदस्ती गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद में बैग छीनने लगे। वो किसी से थे? बाइक से थे, कार से? दोनों बाइक से थे। दोनों बाइक पे 2 आदमी थे, दोनों के डांटे में हुए थे। मतलब जब बैग नहीं दिया तो उन्होंने तमंचे के बल पे बैग छीन लिया। पर्स वगैरह भी निकलवा लिया, लेकिन वो पर्स मैंने क्या बोले वो आपसे? बोले वो बैग दो बैग छीना तो उन्होंने आते करने डायरेक्ट हमारा। अच्छा, फिर क्या बोले? फिर कुछ पर्स भी निकलवाए थे, बोले पर्स निकालो, जेब में जितना निकालो, सब कुछ निकलवाया। चलती हुई सड़क थी, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया उन्हें। अच्छा, क्या क्या ले गए आपसे? बैग में करीब मोबाइल थे करीब 50-60 हज़ार रुपये करीब के, और 14,500 रुपये नगद थे उसमें, और ब्लूटूथ वगैरह थी उसमें, बैटरी चार्जर वगैरह। कितना सामान ले गए? करीब 50-60 हज़ार रुपये के तो मोबाइल थे, 14,500 रुपये नगद। कौन सी रोड पे हुई आपके साथ ये घटना? ये बिलारी से चंदौसी रोड पर। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।